नमस्कार साथियों, मैं नाथूलाल प्रजापत हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पीटीटी के स्टूडेंट हैं उनके एक सब्जेक्ट है जनरल साइंस का, यानी कि डेली साइंस का। तो डेली साइंस के कुछ टॉपिक हैं बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसका मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही है, 21 मई को होना है, तो मैं एक क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ जो कि आपको साइंस के ऑल टॉपिक्स को क्लियर करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेल यानी कोशिका। और देखिए, ये जो क्लास हैं ये पीटीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो उपयोगी है ही सही, और इसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, और जो साइंस स्टूडेंट 6 से 12 तक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो देखिए, सेल क्या होती है, इनकी कोशिका क्या होती हैं। तो देखिए, कोशिका अपने शरीर की मूलभूत इकाई है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, अपने शरीर की मूलभूत इकाई, यानी कि फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत इकाई कह सकते हैं। किसकी? अपने शरीर की। ठीक है ना, ये क्या है? शरीर की मूलभूत इकाई है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। इसी को ही हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक, अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं अपने बॉडी की। ठीक है ना। अब देखिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि अपना जो बॉडी है, अपना जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना रहता है। कोई भी जीव हो, है ना, कोई भी जीव हो, उसका शरीर किससे मिलके बना होगा? कोशिकाओं से। ठीक है ना। तो किसी भी जीव का जो शरीर है वो सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। अब देखिए, ये कोशिका दो प्रकार की होती हैं। ये कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है कोशिका, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका, यानी कि यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित होती हैं, है ना, कम डेवलप्ड होती हैं, कम विकसित होती हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो सेल होगी उसमें केंद्रक नहीं होगा, यानी कि ये सेल है ना, तो इसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, यानी एब्सेंट रहेगा। और यूकैरियोटिक कोशिका जो होगी, यूकैरियोटिक जो सेल होगी, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है, ऐसे बोल सकते हो। ये क्या चीज़ है? केंद्रक, है ना। ये क्या है? केंद्रक। तो आप कह सकते हो कि सर केंद्रक जिसमें एब्सेंट रहेगा वो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। और केंद्रक के साथ में जितने भी कोशिका अंग हैं, दूसरे जो कोशिका अंग हैं वो इसमें अनुपस्थित रहेंगे, जबकि इसके अंदर केंद्रक और कोशिका के अंग, बाकी सारे कोशिका अंग जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अब ऐसा जीव जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होती हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, और ऐसा जीव जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका प्रेजेंट होती हैं उसको हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्योंकि ये कम विकसित होती हैं तो ये कम विकसित जीवों में ही प्रेजेंट रहती हैं, यानी कि कम विकसित जो छोटे जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, तो उनको हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका क्योंकि ज़्यादा विकसित होती हैं तो अपने अंदर ये यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, और जितने भी बड़े एनिमल्स हैं, बड़े जानवर हैं, बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उन सब में क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं। तो आपने देखा कि कोशिका कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। और जीव भी कितने प्रकार के हो गए? कोशिका के बेस के आधार पे दो प्रकार के हो गए, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। अब हम बात करते हैं कि जो जीव होते हैं वो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव, यानी कि कोशिका की संख्या के आधार पर कि कोशिकाएं कितनी हैं, तो संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार। तो संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और दूसरे हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव। दूसरे कौन से हो जाएंगे? बहुकोशिकीय, जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय जीव। यानी इंग्लिश में इनको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इनको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि मेरी इस क्लास से
इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं बहुत दोनों को लैंग्वेज में ही प्रयोग करके दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो देखिए यूनिसेलुलर जो जीव होंगे, एक कोशिकीय जो जीव होंगे, उनके अंदर एक ही सेल होगी, यानी एक ही कोशिका से पूरा शरीर बना होगा। और बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के उनका शरीर बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन, जैसे जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे कि अमीबा और यूग्लिना, पैरामीशियम। तो ये कुछ इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए, जो कि एक कोशिकीय हैं। और क्योंकि ये सब कम विकसित हैं, इसीलिए इनके अंदर क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी कि ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। बहुकोशिकीय जीवों की बात करें तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, और इनका उदाहरण हो जाएगा जैसे हम, मानव, और जितने भी बड़े जीव जंतु हैं वो सब इनके उदाहरण जाएंगे। जैसे बड़े जीव जंतु लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, जैसे बड़े जीव जंतु कोई भी हो जाएगा, जैसे कि हाथी, ठीक है ना, कुत्ता, जितने भी पेड़ पौधे हैं बड़े, है ना, बड़े पेड़ पौधे, छोटे नहीं, छोटों के अंदर एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कुछ शैवाल वगैरह ना। तो बड़े पेड़ पौधे, बड़े जीव जंतु किसके उदाहरण हो जाएंगे, बहुकोशिकीय जीवों के। जैसे हमारे भी शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, तो हम भी क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो कोशिका होती हैं ये कितनी छोटी होती हैं और कितनी बड़ी होती हैं। तो देखिए जो कोशिका होती हैं वैसे ये बहुत ही छोटी होती हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं, ठीक है ना, बहुत छोटी सूक्ष्म संरचना होती है ये कोशिका। और इसकी अगर हम संरचना की बात करें, ठीक है ना, तो इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे ये गोलाकार भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है ना, छड़ाकार भी हो सकती है। तो मतलब कोशिका अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। और इसकी संरचना जो होती है वो हम बेसिकली ऐसे बना देते हैं, जैसे सभी जंतुओं में एक ही टाइप की रहेगी। जैसे मैं बना देता हूँ पहले जंतु कोशिका, ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जंतु कोशिका कैसी होती हैं। जंतु कोशिका सभी जंतुओं में पाई जाएगी, जबकि इधर बना देता हूँ मैं पादप कोशिका, जो कि सभी पादपों में पाई जाएगी। पादप कोशिका इंग्लिश में बोलेंगे इसको बोलेंगे एनिमल सेल, एंड इसको बोलेंगे प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होगी वो प्लांट्स में प्रेजेंट होगी, यानी पौधों में प्रेजेंट होगी, और जंतु कोशिका जंतुओं में, एनिमल्स में प्रेजेंट होगी। अब देखो दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। तो देखिए जो जंतु कोशिका होती हैं वो जंतु कोशिका हम ऐसे बना सकते हैं, ये जंतु कोशिका हो गई, और इधर में एक पादप कोशिका बना देता हूँ, तो ये पादप कोशिका बना दी मैंने। अब देखिए ये पादप कोशिका हो जाएगी, ठीक है, इसको छोटा कर लीजिए। ये क्या हो गई, अच्छा ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक दूसरे से सटा करके रहती है। तो यहाँ पर ऊपर एक और कोशिका है, नीचे भी एक और कोशिका है, ठीक है ना, इस प्रकार से कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। इसके चारों तरफ भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हमने केवल एक एक कोशिका बनाई है दोनों की। अब देखिए जो सबसे बाहर का कवर है ये कहलाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट रहेगी, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका के अंदर भी। अब इसके अंदर कहाँ पे है, इसके अंदर ये अंदर वाली है, इसके अंदर कौन सी है, ये अंदर वाली। अब आप कहोगे कि इसके अंदर तो बाहर का जो कवर है जंतु कोशिका में वो कोशिका झिल्ली कहलाएगा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा, जबकि पादप कोशिका में ये वाला कवर है ये कोशिका झिल्ली कहलाएगा। अब इसके अंदर आपको एक और लाइन बाहर की साइड में दिख रही है, ये बाहर के साइड में जो लाइन दिख रही है, बाहर की साइड का जो एक कवर है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि केवल और केवल किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में ही। तो ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती हैं ये ओनली किस में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में प्रेजेंट होगी, जंतु कोशिका में ये नहीं होगी। अच्छा, इसके प्रेजेंट होने की वजह से ही प्लांट सेल जो पादप कोशिका है ये हार्ड होती है, कठोर होती हैं, ओके। और जंतु कोशिका में क्योंकि कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है तो ये मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। दूसरी हम बात करें तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, कोशिका के अंदर जो एक प्रकार का लिक्विड भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहेंगे। तो इसके अंदर भी जीव द्रव्य प्रेजेंट रहेगा, यानी कि दोनों कोशिकाओं में क्या रहेगा, जीव द्रव्य प्रेजेंट रहेगा। और देखिए इस जीव द्रव्य की मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। ये जीव द्रव्य जो है, जीव द्रव्य ये लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, और इस जीव द्रव्य के अंदर ही सारी भौतिक क्रियाएं होगी अपने
सेल की जो एक्टिविटी होती हैं, सारी क्रियाएं जो होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, इसीलिए इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। आप नोट कर लीजिए जल्दी से कि कोशिका द्रव्य को या जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे जीव द्रव्य को, ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, एक बीचों बीच एक केंद्रक होता है, ठीक है ना, ये केंद्रक हो गया। इसमें क्या होता है, केंद्रक थोड़ा सा साइड में होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसके अंदर साइड में बना देते हैं, तो ये दोनों के क्या हो गए, केंद्रक हो गए, ये केंद्रक हो गया। और पादप कोशिका में ये क्या हो जाएगा, केंद्रक साइड में हो जाएगा, ये केंद्रक साइड में हो गया। अब उसमें साइड में होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्या होती है, वैक्यूल होती हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा क्या होगा, वैक्यूल यानी कि रिक्तिका होगी, इसमें क्या होगी, एक बड़ी सी रिक्तिका होगी, उसकी वजह से केंद्रक साइड में चला जाएगा, कोशिका झिल्ली के पास में चला जाएगा। तो ये क्या बनाई हमने, रिक्तिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिक्तिका को वैक्यूल। तो वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ी होती हैं, जबकि यहाँ पर वैक्यूल जंतु कोशिका में या तो एब्सेंट रहेगी या फिर प्रेजेंट रहेगी, तो बहुत ही छोटी रहेगी, जैसे ये क्या हो जाएगी, रिक्तिका हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर रिक्तिका हो सकती हैं, इसमें बड़ी होगी, इसमें छोटी होगी। और देखिए केंद्रक की हम बात करें तो ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य को क्या कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे, इसमें भी केंद्रक द्रव्य होगा। और केंद्रक के अंदर क्या होगा, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से बने हुए क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको पूरा बताता हूँ, केंद्रक के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से बने हुए क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे। और एक गुणसूत्र की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस प्रकार की है ना, ये गुणसूत्र है, तो आप कह सकते हो। और ये जो डीएनए होता है ये भी द्विकुंडलित डीएनए होता है, यानी कि इस प्रकार का होता है, द्विकुंडलित डीएनए इस प्रकार का, ठीक है ना। तो द्विकुंडलित डीएनए होता है, डीएनए से बने हुए गुणसूत्र होते हैं, जो कि अपने मानव के अंदर कितने होते हैं, टोटल 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इनको इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। और डीएनए की अगर आपको फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डी फॉर डीऑक्सी राइबोज, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, ठीक है ना। तो ये डीएनए की फुल फॉर्म हो गई। गुणसूत्र हो गई टोटल कितने, 46। अब प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर ऐसी बिंदु नामक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जीन, यानी कि गुणसूत्र के ऊपर क्या होते हैं, जीन। और ये देखिए ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ गुणसूत्र के अंदर की, ये इसमें भी होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, ये केवल हम बात कर रहे हैं मानव के अंदर। ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं किसमें होते हैं, ओनली मानव के अंदर होंगे। अलग अलग जाति में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, ठीक है ना। तो अब इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या होंगे, जीन होंगे। जीन बहुत सारे होते हैं, हजारों के अंदर, लाखों में, करोड़ों में होते हैं, ठीक है ना। तो एक ही गुणसूत्र में बहुत सारे हजारों की संख्या में जीन हो सकते हैं। और ये जीन क्या काम करते हैं, देखिए ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेके जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सभी किसमें प्रेजेंट होंगे, अपने केंद्रक में प्रेजेंट होंगे। तो इसीलिए क्योंकि ये जो केंद्रक हैं ये इस पूरी सेल का कंट्रोलर है, यानी कि कंट्रोल करने का काम करता है, ये नियंत्रक है, ठीक है ना। तो कोशिका का नियंत्रक किसे कहते हैं, हम केंद्रक को कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ओके। अब देखिए हम बात करें तो कोशिका अंग की, है ना। तो कोशिका अंग क्या होते हैं, तो देखिए इसके अंदर केंद्र के अलावा छोटे मोटे और बहुत सारे कोशिका के अंग होते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैं क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये देखिए इसकी डबल लेयर होती है, यानी दोहरी झिल्ली होती है इसके ऊपर। और ये क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है ऊर्जा बनाने का, यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है। शरीर में क्या करता है, ये कोशिका में क्या करता है, ऊर्जा बनाने का काम करता है। और ये ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में बनाएगा, किस फॉर्म में बनाएगा, एटीपी। एटीपी क्या है, ऊर्जा की करेंसी मान सकते हैं, ठीक है ना। एटीपी का पूरा नाम होगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होगा। तो ये ऊर्जा बनाता है, इसीलिए इसको शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, शक्ति ग्रह, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका क्या क्या कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, तो शक्ति ग्रह किसे कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। कोशिका का नियंत्रक किसे कहेंगे, तो केंद्रक को कहेंगे। जीवन का भौतिक आधार किसे कहेंगे, जीव द्रव्य को कहेंगे, ठीक है ना। और इस कोशिका झिल्ली ये क्या काम क्या करती हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका काम ये है कि कोई भी सब्सटेंस अंदर जाएगा, यानी कोई भी पदार्थ अंदर जाएगा तो
इसकी परमिशन लेके जाएगा, यानी कि ये चाहे तो ही वो पदार्थ अंदर जाएगा और ये चाहे तो ही कोई पदार्थ कोशिका से बाहर आएगा, यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती हैं। तो इस प्रकार से ये पढ़ा आपने। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा मैं और भी कोशिकांग आपको बताता हूँ। तो देखिए और कौन से कोशिकांग होते हैं, हम बात करते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा, अच्छा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उधर भी होगा सेम, पादप कोशिका के अंदर भी। अगर हम बात कर ले यहाँ पे गोल्जी बॉडी की, ठीक है ना, तो इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? गाल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, गोल्जी बॉडी को कोशिका काय कहते हैं, ठीक है ना, या गोल्जी काय कह सकते हैं, गोल्जी एपेरेट्स भी इंग्लिश में कहते हैं। अब देखो इसका क्या काम है, ये क्या करती हैं, उसमें भी होती हैं, है ना, प्लांट सेल में भी, और ये फूड मटेरियल को पैक करने का काम करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हो उसको पैकिंग करने का काम ये करती हैं, ठीक है ना। और यानी हम कह सकते हैं कि जो भी कोशिकांग होंगी उनकी कोशिका झिल्ली बनाएगी, उनकी झिल्ली बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं राइबोसोम। कुछ कणिकाएँ होती हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। तो ये राइबोसोम इसके अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखिए ये जो राइबोसोम है ये दो टाइप के होते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें ये 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कौन से? 70S टाइप के। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उसमें ये 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना। एस का मतलब यहाँ पे यूनिट है, स्टेनबर्ग यूनिट है ये, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब शेप का बता रही हैं कि ये 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में रहेगा, 80S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में रहेगा। और ये राइबोसोम काम क्या करता है? देखो उधर प्लांट सेल में भी रहेगा राइबोसोम, है ना। ये राइबोसोम काम करता है प्रोटीन बनाने का। क्या काम करता है? ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसीलिए इस राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। अब ये राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वैसे तो ये कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ये स्पेशल क्या होती हैं? एक यहाँ पे जालिका होती है, केंद्रक से लेकर के कोशिका झिल्ली तक की इस प्रकार की जालिका होती हैं। इस जालिका के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। इस जालिका का नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका। इस जालिका का नाम क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका को हम कहते हैं रेटिकुलम कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये दो प्रकार की होती हैं। ER इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन कौन से? देखिए ये दो प्रकार की होगी, एक तो होगी SER और एक होगी RER। SER जो होगी यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं हम चिकनी। S का मतलब स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और यहाँ पे R का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि रफ का मतलब हो जाएगा खुरदरी, खुरदरी, ठीक है ना। तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो इनका नाम दोनों का क्यों रखा है ऐसा इसलिए रखा कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एकदम फ्लैट है ना, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है तो ये फ्लैट रहेगी, तो इसलिए इसको कहेंगे चिकनी। इसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट रहेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर राइबोसोम क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। और जो खुरदरी है वो खुरदरी क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर क्या रह जाएंगे? राइबोसोम प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि चिकनी वाली जो अंतःप्रद्रवी जालिका होगी उस पर कुछ भी नहीं होगा, और खुरदरी वाली जो अंतःप्रद्रवी जालिका होगी उसके ऊपर क्या होंगे? ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, तो कौन सी अंतःप्रद्रवी जालिका राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाएगी? तो वो बनाएगी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है इसका काम हो जाएगा, ये क्या करती हैं? वसा को संश्लेषित करती हैं। क्या करती है? ये वसा को संश्लेषित करती हैं, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। अब इसके अलावा हम अगर और दूसरे ऑर्गन्स की बात करें, इसके अंदर जो ऑर्गेनल होते हैं उनकी बात करें कोशिका के अंदर, तो कोशिका के अंदर क्या होता है? देखिए कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जैसे लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। अच्छा ये अंतःप्रद्रवी जालिका इधर भी प्रेजेंट रहेगी। एक मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसा एक छोटा सा कोशिकांग होता है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम उधर भी प्रेजेंट रहेगा, दोनों में ही लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम होता है ये क्या काम करता है? देखिए इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है ना, यानी कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स होते हैं इसमें। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं? पचाने का काम करते हैं। अब किसी को भी जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसको ये पचा देते हैं।
अब सुनो, यदि मान लो इसका ये कवर फट जाए, इसकी लाइसोसोम की जो कोशिका झिल्ली है ये फट जाती है अगर झिल्ली, तो क्या होंगे, ये एंजाइम बाहर निकल जाएंगे यहाँ कोशिका में और कोशिकाओं को ही पचा देंगे। इसीलिए इस लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली का मतलब हो जाएगा सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सुसाइडल ऑर्गेनेल या सुसाइडल बैग कहते हैं किसको, लाइसोसोम को, क्योंकि इसमें अगर इसकी झिल्ली फट जाए तो ये पूरी कोशिका को क्या कर देती हैं, पचा देती हैं। तो ये लाइसोसोम उधर भी प्रेजेंट होगा। अब हम बात करें कि ऐसा ऑर्गेनेल जो केवल इसमें प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। उसके अंदर एक होता है जैसे हरित लवक। क्या होता है इसके अंदर, हरित लवक। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है ना। देखिए ये क्या बनाया हमने, ये बनाया हमने हरित लवक, या फिर आप ऐसे पढ़ लो लवक, है ना। अब ये लवक है वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये एक तो अगर इनमें कलर नहीं होता है तो उनको बोलते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक यानी कलरलेस। और यदि इनमें कलर होता है तो उसको बोलते हैं वर्णी लवक, वर्णी लवक। और देखिए वो कलर भी यदि केवल हरा होता है तो उसको बोलते हैं फिर हरित लवक, हरित लवक। तो इस प्रकार से ये 3 हो गए। अब हम बात कर रहे हैं अभी हरित लवक की। तो हरित लवक देखिए कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, और इसकी वजह से ही पत्तियों का रंग कैसा होगा, हरा होगा, क्योंकि हरित लवक के अंदर भी एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो इस हरित लवक के अंदर भी एक पदार्थ होता है हरे रंग का जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं, पर्णहरित। तो हरित लवक के अंदर भी क्या होगा, पर्णहरित होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से ही पत्तियों का लीफ का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। और ये पर्णहरित काम में आता है जब पौधे भोजन बनाते हैं तब, ठीक है ना। तो ये जो पर्णहरित है या ये जो हरित लवक है या ये जो लवक है, ये ओनली पादप कोशिका में प्रेजेंट होंगे, जंतु कोशिका में एब्सेंट रहेंगे, नहीं होंगे। ओके, अच्छा ऐसे ही अब देखो एक बात और बताता हूँ मैं आपको इसमें कि यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम अदर कोशिकांग कह सकते हैं। जैसे इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बॉडीज़ होती हैं जिनको माइक्रो बॉडीज़ कह देते हैं। सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे, माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म कणिकाएँ कह देते हैं। तो वो सूक्ष्म कणिकाएँ उसमें भी प्रेजेंट रहेगी। तो ये आपने देखा, ये मेन कुछ ऑर्गेनेल थे, कोशिकांग थे कोशिका के। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कोशिका, अच्छा यहाँ पे एक और बात आप नोट कर लीजिए कि ये जो हरित लवक हैं, ये जो हरित लवक है या पर्णहरित हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम किचन ऑफ प्लांट्स, यानी कि रसोई घर बोलते हैं इसको, रसोई घर बोलते हैं। किसका, रसोई घर, पादपों का। तो पादपों का रसोई घर किसको बोलते हैं हम, हरित लवक को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोजन निर्माण होता है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको रसोई घर बोलते हैं। तो आप जो शॉर्ट में हैं कि भाई किसे क्या बोलते हैं, इनका जो उपनेम है वो आपको याद रखना है। और मैं अगर आपको बात बताऊं तो जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की थी। और वैसे तो देखो इन सभी जो ऑर्गेनेल पढ़े थे हमने, कोशिकांग पढ़े थे, इन सभी का क्या है, खोजकर्ता भी आपको पता होना चाहिए। अगर सभी का नहीं तो कुछ का तो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कोशिका की खोज किसने की, तो आप सभी को ये तो आप पता ही होगा कि कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है ना। 1665 के आसपास की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की। क्योंकि और कोशिका की खोज कहाँ पर की थी इन्होंने, तो पेड़ की छाल पर। पेड़ की जो छाल होती हैं, पेड़ की छाल, छाल यानी बार्क, यानी कि जो छिलका होता है पेड़ का, कवर का, बाहरी बाहर का, उसके अंदर कोशिका की खोज की थी। इन्होंने देखा कि उस छिलके के अंदर ऐसी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रही है इनको, है ना। ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं दिख रही हैं, जैसे कि अपने मधुमक्खी के छज्जे में होती है ना, वैसी कोशिकाएं इनको दिख रही हैं। तो ऐसी कोशिकाएं देखी इन्होंने, और इनको क्योंकि एक कोष्ठक की जैसी दिख रही हैं ये, है ना। ये कोशिकाएं आप देख पा रहे हो, ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। इसके आसपास और भी बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। तो ये जो चैम्बर बना हुआ इस प्रकार का कक्ष, इसी का नाम इन्होंने क्या रखा, कोशिका रखा था। और ये तो मृत कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है ना। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है ना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और अगर हम बात करें कोशिका का अंदर जो केंद्रक होता है,
केंद्रक, है ना। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज भी इनकी जैसा ही नाम है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो रॉबर्ट ऐसे लिखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी, ठीक है ना। ये केंद्र की खोज बाद में हुई थी, पहले कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको और भी याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें कि एक कोशिका से नई कोशिका कैसे बनती है, ठीक है ना, तो वो प्रोसेस कहलाती है कोशिका विभाजन। क्या कहलाता है वो? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना। तो वो किस प्रोसेस से बनेगी? कोशिका विभाजन से। जैसे एक कोशिका है ये, है ना। अब इस कोशिका के अंदर क्या होगा? विभाजन होगा। इसके अंदर जो भी केंद्रक हैं, केंद्रक द्रव्य हैं और जो कोशिकांग हैं, उन सब का क्या होगा? विभाजन होगा। और एक कोशिका से ही क्या तैयार हो जाएगी? डिवाइड होकर के ये इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे कोशिका विभाजन, ठीक है ना। अब ये कोशिका विभाजन की जो विधियां हैं वो मेनली तो वैसे दो प्रकार से होती हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। तो देखिए हम बोल सकते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है समसूत्री और अर्धसूत्री में, सूत्री का मतलब यहाँ पे गुणसूत्र है, ठीक है ना। सूत्री का मतलब क्या है? यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या। तो देखो अगर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है किसमें? इसको कहते हैं मात्र कोशिका। जो ऊपर है इसको बोलते हैं मात्र कोशिका, मदर सेल, है ना। और इनको बोलते हैं पुत्री कोशिका। ये जो नीचे बनी है इनको क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका। तो देखिए अगर मात्र कोशिका में और पुत्री कोशिका में, ये दोनों पुत्री कोशिकाएं हैं ना, तो मात्र कोशिका में और पुत्री कोशिका में यदि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती हैं तो उसको हम कहेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। और जैसे आपको इस नाम से पता चल रहा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इसमें क्या होगा? अर्ध का मतलब आधा हो जाएगा। तो जैसे मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें आधे आधे रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। तो फिर इसको क्या कहेंगे हम? इसको कह देंगे क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। और यदि मात्र कोशिका में 46 और इनमें भी 46 रहते हैं तो फिर वो समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगा। चलो एक और अंतर बता देता हूं मैं। समसूत्री कोशिका विभाजन में जो कोशिकाओं की संख्या बनती है, पुत्री कोशिकाओं की संख्या, वो 2 ही बनती हैं, ठीक है ना। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी कि एक अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके अंदर 4 कोशिकाएं बनेगी, पुत्री कोशिकाएं। और समसूत्री कोशिका विभाजन में ओनली 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अब वो जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी वो दोनों पुत्री कोशिकाएं में गुणसूत्रों की संख्या समान होगी मात्र कोशिका की, और यहाँ पर चारों जो पुत्री कोशिकाएं बनेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी होगी। ये भी एक अंतर होता है। अच्छा देखिए ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये कहाँ पर होता है? कौन सी कोशिका में होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कौन सी कोशिका में होता है? तो ये भी जानना जरूरी है। समसूत्री कोशिका विभाजन अपने पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ओनली जननांगों में ही होता है, यानी कि जनन जो अंग है अपने जननांग, उन जननांग वाले कोशिकाओं में ही क्या होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का एक महत्व ये है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की वजह से ही गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? निश्चित रहती है। यानी कि किसी भी स्पीसीज में, किसी भी जाति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या फिक्स बनी रहती है। जैसे कि मानव में 46 होते हैं ना, तो मानव में 46 गुणसूत्र बढ़ते नहीं है, 46 के 46 रहते हैं अगली पीढ़ी में भी। तो ये रहती है निश्चित, किसकी वजह से? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की वजह से, ठीक है ना। ये कैसे रहेगी? क्योंकि देखो 46 गुणसूत्र से फिर आधे आधे हो जाएंगे, 23 तो 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे और दोनों मिलकर के वापस से 46 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। और ये कहाँ पर होता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की वजह से होगा। ये ओनली जनन कोशिकाओं में ही होता है, जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। चलो अच्छा मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें ही 46 गुणसूत्रों में भी 2 प्रकार के गुणसूत्र हो गए। देखो कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, और यहाँ पे ये हो जाएंगे लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र। ऑटोसोम, यानी कि इनको बोलेंगे हम कायिक गुणसूत्र ऑटोसोम, और इनको बोलेंगे हम लैंगिक गुणसूत्र, इनको बोल देंगे हम क्या?
लैंगिक गुणसूत्र जो कि मतलब लिंग से संबंधित रहेंगे, लिंग बनाएंगे, और ये काय गुणसूत्र क्या करेंगे, ये अपनी सारी बॉडी बनाएंगे